गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। वेलकम बैक। मैं तो वैसे अच्छा एक वीकेंड से एक दिन ज्यादा हो गया था ना फ्राइडे सैटरडे संडे, तो मैंने आपको कहा था कि आई नीड सम रेस्ट और मुझे जरूरत है। यानी सबीन को थर्सडे को मालूम हो गया था कि शील टेक ऑफ ऑन फ्राइडे। वेदर ऐसा चल रहा है कि हर कोई बीमार हो रहा है। हर कोई हर नहीं, लिटरली हर कोई अपने इर्द गिर्द आप जिससे पूछे, किसी को फ्लू है, किसी का गला खराब है, किसी को डेंगू है। तो ये सारे मामला जो है वो हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी इम्यूनिटी को आप बूस्ट रखें, और ताकि कोई भी ऐसी वायरल इन्फेक्शन या कुछ भी आपको हो रहा है तो आपकी इम्यूनिटी फाइट कर सके। सो रेस्ट लें। और जो ऑफिस वाले भी हैं, जहाँ जहाँ पे आप काम करते हैं, इट्स ओके अगर कोई लॉन्ग वीकेंड लेना चाहता है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। सब सपोर्ट करें ताकि आपका काम, वो प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। बाय द वे नवंबर, इस महीने की बात भी कर लेते हैं। एक साल मुकम्मल हो गया है हमें राइजिंग पाकिस्तान करते हुए। बिल्कुल ऐसा ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड बहुत ज़बरदस्त हमारी ये जर्नी रही है एक साल की। एंड ऑब्वियसली जब हम कहते हैं रोलर कोस्टर, तो वो हर जगह पे जहाँ आप काम करते हैं तो वो रोलर कोस्टर होता है, और उस बहुत सारी चीज़ों से आप सीख रहे होते हैं। और ऐसे में शुएब सबसे ज़्यादा हमने अपनी हमारी ऑडियंस से हमने एब्सोल्युटली हम कनेक्ट रहते हैं, और हमारी ये कोशिश भी ये होती है कि उनसे हम कनेक्ट रहें। और अब ये देखिए कि बहुत से ऐसे मेहमान जो कि हमें कनेक्ट कर रहे होते हैं थ्रू आवर सोशल मीडिया, और अपने में टैलेंट से मुतालिक बात कर रहे होते हैं। फिर हमारे मेहमान बनते हैं, हम उनसे मुतालिक और जानते हैं, उनसे मुतालिक आप तक बात पहुंचाते हैं, आप उनसे मुतालिक जानते हैं, और फिर इसी तरह से कारवां आगे बढ़ता रहता है। सो दिस ईयर वाज अमेजिंग, और फॉर श्योर अगला आने वाला साल भी बहुत प्यारा रहेगा। ये साथ बहुत अच्छा रहेगा जिसको हम लेकर चल रहे हैं मिलजुल कर, डिस्कशन के साथ, डिफरेंट मौजूआत पर बात करते करते। तो हमने सोचा कि आज ज़रा हम नवंबर की बात ज़रूर कर लें, क्योंकि लास्ट ईयर वी स्टार्टेड दिस जर्नी। तो आज ज़रा नाज़रीन से कनेक्ट होते हैं और बेहतर तरीके से। आप हमें बताएं, एक साल में आपको क्या अच्छा लगा हमारे शो के बारे में? सबसे अच्छा मौजू कौन सा लगा? आज हम पूरा एक सेगमेंट रखेंगे इस पे, और आप सबके मैसेजेस शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका फेवरेट सेगमेंट कौन सा रहा, आपका फेवरेट गेस्ट कौन सा रहा, आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा रहा, फेवरेट टॉपिक कौन सा रहा। सो ये सारी चीज़ें, और या फिर अगर आप नहीं स्पेसिफिक कुछ बता सकते तो आप ओवरऑल बताएं कि एक साल की ये जर्नी हमारे साथ, हम सब की जर्नी जो है, आपकी हमारी, वो कैसी रही। तो आज आपने हमें व्हाट्सएप करना है नाम और शहर के साथ। बिल्कुल ऐसे हम शामिल करेंगे कुछ देर बाद अपने इसी शो में। अब बढ़ेंगे आगे। हमारे बहुत से मेहमान आज हमारे दरमियान मौजूद होंगे, जिनसे हम उनकी अमेजिंग जर्नी से मुतालिक करेंगे बात। लेकिन भी लेते हैं छोटी सी ब्रेक। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। कुछ लोगों को सोचने का इतना शौक होता है कि वो सोच से कहीं उनकी सोच जो है ना वो काफ़ी वसी हो जाती है। ठीक हो गया। और जब मैं वसी की बात करूँ तो वसी हो जाती है कितनी वसी? हम ये देख एग्जैक्टली हम ये देखते हैं कि ज़मीन पे क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं, लेकिन आसमानों में क्या होता है, कुछ लोगों को ये खोजने का बहुत शौक होता है। और जिस तरह से काफ़ी दफ़ा ये कहा गया है और कि ये दुनिया बनाई गई है हम सब के लिए, और हम सब का काम है कि हम इस पे जो है वो तहकीक भी करें, हम अपनी रिसर्च भी करें, इसको अच्छी तरीके से जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं, स्पेशली ये दुनिया किस तरीके से काम करती है, हम सबको ये जानने की एक दिलचस्पी होनी चाहिए। कुछ लोगों में होती है, कुछ लोगों में नहीं होती। तो मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि जिनकी सोच बहुत लिमिटेड होती है, बस कहते हैं जो चल रहा है बस इसी में चलता रहे। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ब्रॉड सोचते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, आसमानों में क्या होता है हम वो भी सोचना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो आज एक ऐसे ही मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं तो खुद भी देखते हैं और लोगों को भी दिखाते हैं। बच्चों के अंदर ये शौक बेदार कर रहे हैं। यासिर अली अवान, उन्होंने एक सोसाइटी बनाई, रावलपिंडी एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी, और बच्चों की आगाही के लिए मंथली वो एक ऐसी बैठक लगाते हैं जहाँ पे बच्चों को फिर सिखाते हैं और दिखाते हैं। इसके लिए उन्होंने बैरून मुल्क से टेलीस्कोप मंगवाई है, बड़ी कॉम्प्लेक्स। ये हमारे सेट पे भी आज मौजूद है। अभी हम देख तो नहीं सकते, बट हम समझ ज़रूर सकते हैं। तो आपकी मुलाकात कराते हैं जिनको शौक है कि वाकई आसमानों में देखने का और लोगों को दिखाने का। यासिर से आपकी मुलाकात हुई। यासिर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह। ग्रेट टू हैव यू। सो दिस इज द टेलीस्कोप जो आपने मंगवाई है। कितना अरसा हुआ इसको? जी, इसको करीब साल मेरे पास हो चुका है। और वैसे मेरे इस जर्नी को तो काफ़ी टाइम हो चुका है, क्योंकि मेरे पास इससे पहले दीगर टेलीस्कोप्स मौजूद नहीं हैं, और तकरीबन 7-8 साल हो चुके हैं मेरे पास टेलीस्कोप्स की मौजूदगी में काम करते हुए।
सो ये ख्याल कैसे आया कि ठीक है शौक तो इंसान को होता है, आप अपने तय कर भी रहे होते हैं, लेकिन अच्छा मैं बच्चों को भी लेकर आऊँ इस तरफ और मैं पूरा एक एहतमाम करूँ, वो कैसे आपको ख्याल आया? बिकॉज 6-7 साल आपने बताया कि हो गए आपको। एग्जैक्टली ऐसे ही है जी। असल में टेलीस्कोप्स लिए हुए तो इतना ही टाइम हुआ है, लेकिन ये जो शौक़ है ये मैं समझता हूँ कि हर एक के अंदर होता ही है। मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं जो आपके इस शौक़ को कुछ उभार देते हैं बाज़ औक़ात। और जैसे अब हम बचपन में जाया करते थे अपने गांव में, तो रात को बाहर सोना एक ट्रेंड था, तो वहाँ पे चांद और सितारे और आसमान देखने का इत्तेफाक होता है। बंदा जब बाहर खुले आसमान के नीचे लेटता है तो ये तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने आसमान देखा हो, सितारे देखे हों और वो अट्रैक्ट किए हों। लेकिन ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स एक चाहिए होती है। मैं उस दौर से हूँ कि जिस वक़्त हमारे स्कूल में जब छुट्टी हुआ करती थी तो स्कूल के बाहर एक मेला लगा करता था। कोई समोसे बेच रहा होता था, कोई कुछ, हर चीज़ का एक ढाबे छोटे छोटे से वो लगा के लोग बैठ जाते थे। तो उसमें हमारे स्कूल के बाहर एक साहब आया करते थे जो कि एक छोटा सा एक फ्रेम था उनके पास, और उसके ऊपर एक पर्दा लगा होता था जिसके अंदर चीज़ें मुख्तलिफ वो पिक्चर्स दिखाया करते थे। वो अंधेरे में उनके उस पर्दे के अंदर जाकर देखी जाती थी। तो मैंने वहाँ पर जाके सबसे पहले जो चीज़ें देखी वो मुख्तलिफ़ चीज़ें थी। उसमें फैसल मस्जिद, मुख्तलिफ हमारे मुल्क की मशहूर जगह, लेकिन उसके अलावा कुछ सितारे और कुछ चांद वगैरह भी ऐसे शामिल होते थे। तो वो चीज़ें ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स में शामिल हैं कि जो आपके शौक़ को उभारने के लिए बुनियादी तौर पर बचपन से ही चलती आ रही होती हैं, और फाइनली एक वक्त आता है जब आपको कुछ चीज़ क्लिक कर जाती है और आप उसको पकड़ लेते हैं और फिर आप उसको लेकर। बड़ी अच्छी बात है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से आप उसको लेकर चल रहे हैं अपने अपने शौक़, और फिर बाकियों में भी आप शौक़ ये उजागर कर रहे हैं। अच्छा, क्या चीज़ है आसमानों में सबसे ज़्यादा जो आपको अट्रैक्ट करती है? वुसअतें हैं। आप जब हम सब मनहसुल मुसलमान, हम जब अल्लाह अकबर का जिक्र करते हैं तो अल्लाह की किबरियाई है, और जब हम इसको फ़िज़िकल वर्ल्ड में देखते हैं, जब साइंस के एतबार से इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूँ हर फील्ड ही खूबसूरत है साइंस की, लेकिन जो एस्ट्रोनॉमी है इसके अंदर बहुत वुसअतें हैं। जब हम बात करते हैं हमारे एक सैयारे, इसके इर्द गिर्द 8 सैयारे हमारे साथ घूम रहे हैं जो सूरज के गिर्द हैं, ये एक सितारा है। इस तरह के हमारी सिर्फ मिल्की वे के अंदर 400 अरब तक सितारे मौजूद हैं, यानी कि 400 अरब तकरीबन सूरज, हर एक के गिर्द उसके सैयारे भी मौजूद हैं। और उसके अलावा ये तो हमारी अपनी गैलेक्सी है जिसके अंदर वुसअतों की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ नंबर ऑफ़ स्टार्स की बात कर रहे हैं। इस तरह की जो गैलेक्सीज़ हैं इनकी तादाद जो गिनी जा चुकी है वो भी 2000 अरब से भी ज़्यादा है। तो ये ऑब्ज़र्वेबल यूनिवर्स की बात हो रही है, और इसके आगे क्या है हम नहीं जानते, और जो हम देख रहे हैं हम उसको भी सही तरह से नहीं जानते। तो इसको जानने की कोशिश ही असल में वो एक चीज़ है जो आपको रातों को उठने पे जो है वो मजबूर करती है। आप उठते हैं रात को कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 12 बजे, और उठ के आप आसमान पर जाकर वो छत पे जाकर बैठना, वो एक बड़े डिफरेंट से एक एक्सपीरियंस होता है। जब सारी दुनिया सो रही होती है और आप अंधेरे में अपनी छत पे बैठे होते हैं, तो कई मरतबा तो बड़ा अजीब सा फील हो रहा होता है कि दूर दराज से कई मरतबा कोई लोग अचानक अगर छत पे आ जाएं तो वो देख के हैरान हो जाते हैं कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं सो इस वक्त रात को छत पे बैठ के। तो वो बड़ा डिफरेंट ऐसे फिनोमेना जो आपने एक्सपीरियंस किए हुए हों, अक्सर होता है ना, हम कहते हैं जी तारा टूट के गिर रहा है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे जब हम नेकेड आई से देख रहे होते हैं तो हमें नहीं समझ आ रही होती क्या है। सो आपने टेलीस्कोप के ज़रिए कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हों तो हमसे शेयर करें। जी बिल्कुल ऐसे ही। अब आजकल में असल में लाइट पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है हमारे एरियाज़ में, स्पेशली जो शहरों की बात करें अगर हम, तो वहाँ पे लाइट पोल्यूशन और दीगर पोल्यूशन के बहुत सारे और चीज़ें भी हैं। लेकिन ये है कि हमें आसमान उस तरह का अच्छा नज़र नहीं आता शहरों से। फिर भी कुछ ऐसे मिटियोर शावर्स होते हैं, जैसे वो टूटता सितारा का जिक्र आपने किया, तो इस तरह के टूटते सितारे कई मरतबा देखने का इत्तेफाक हुआ है। बट ये है कि उसके लिए टेलीस्कोप की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे सामीन के लिए भी है कि जो लोग इसमें शौक़ रखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो टेलीस्कोप लेंगे तो काम शुरू होगा। मैंने बहुत सारी ज़िंदगी का एक अरसा ऐसे ही गुजारा जिसमें टेलीस्कोप मेरे पास मौजूद नहीं थी। इब्तिदा में मैं नेकेड आई से देखता रहा, उसके बाद ये मेरे पास एक बाइनोकुलर्स आ गई, तो हमने बाइनोकुलर से बहुत अरसा काम चलाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता टेलीस्कोप बहुत बाद की चीज़ है। बेसिकली आपने ऑब्जर्वेशन करनी है, आपने
थोड़ा टाइम निकालना है, थोड़ा टाइम आप छत पे जाकर बैठें, किसी ओपन स्पेस में जाकर बैठें, आसमान को देखें, सिर्फ देखें, तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता लगना शुरू हो जाएंगी। ये जो टूटता सितारा देखना है, ये जो मिल्की वे गैलेक्सी की आम का देखना है, ये जो सितारों का देखना है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है टेलीस्कोप, इसके लिए आम आँख चाहिए, बस एक अच्छा आसमान मिल जाए तो और भी अच्छी बात। मैं यही सवाल करना भी चाह रहा था, लाहौर से या कराची से या रावलपिंडी से देखना और इसके बरक्स शारान में जाकर देखना या हुंजा में जाकर देखना या ऐसी जगह पर देखना जहाँ पे बिल्कुल क्लियर स्काई है, कितना फ़र्क है? बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क है। देखें, एक ज़माना था जब हमारे बड़े यहाँ पर देखा करते थे, तो इस्लामाबाद से भी मिल्की वे गैलेक्सी की आम, जिसको हम सेजिटेरियस आम कहते हैं, वो नज़र आती थी। अच्छा। लेकिन अब क्योंकि पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है, लाइट ही इतनी ज़्यादा है कि उसका ग्लेयर आपको ऊपर आसमान पे सितारे देखने ही नहीं देता। आप कभी पीर सुहावा वाली साइड पर जाएँ तो आपको नीचे बहुत खूबसूरत लाइट्स तो नज़र आती हैं शहर की, लेकिन उसका ग्लेयर बहुत है, तो आपको आसमान पर क्लियर चीज़ें कोई नहीं नज़र आती। तो जितना आप शहर से दूर हटते चले जाएंगे, उतना आपको आसमान बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतर नज़र आना शुरू हो जाता है। और फिर एक वक्त आता है कि हम साइंटिफिक ह्यूमनली पॉसिबल जो चीज़ है, वो हम 3 से 5 हज़ार सितारों को अपनी आम आँख से देख सकते हैं, जब बहुत ही क्लियर आसमान भी हो। तो जैसा मैंने आपको जिक्र किया कि हमारी मिल्की वे के अंदर तकरीबन 400 अरब के करीब सितारे मौजूद हैं, तो हम तो उनको देख भी नहीं सकते, बट एक एहसास ज़रूर पैदा होता है कि जो हम देख रहे हैं वो बहुत वसी है, बहुत ज़्यादा कुछ इसके अंदर मौजूद है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये कोई 400 अरब एक बहुत बड़ा सा नंबर कह दिया गया है, कोई ऐसे ही मेरे जहन में आया या किसी के जहन में आया, तो नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारा साइंटिफिक डाटा है जो इसके पीछे काम करता है। हबल टेलीस्कोप है, जेम्स वेब टेलीस्कोप है, और बहुत सारी टेलीस्कोप्स हैं जो इसके ऊपर काम काफ़ी रिसर्च है इसके ऊपर। तो अच्छा, वैसे बड़ी एक बात पे बड़ा दुख भी होता है, क्योंकि मैंने पर्सनली, जब हम खुद भी इस चीज़ को सोचते हैं कि वाकई क्लाइमेट चेंज हमने क्या किया अपने एनवायरनमेंट के साथ भी। हम शुएब बचपन में, मुझे याद है कि जब हम कश्मीर जाते थे, हम बहन भाई, तो हम बड़ा खुश होते थे कि हम छत पे लेट रहे हैं और इतने सितारे हमें दिखाई देते थे ना, ऐसा क्लियर स्काई होता था कि हमारा दिल करता था कि कब रात होगी और हम छत पे जाएंगे और हम ये चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे जो हम शहरों में नहीं कर पा रहे होते। लिटरली इस बार मैं गई और आपको इतना एक वाज़िह फ़र्क हमें दिखाई दिया वहाँ पे कि मैं खुद हैरान होगी कि कुछ सालों में हमने क्या से क्या कर दिया अपने एनवायरनमेंट के साथ। तो ये अब नॉर्दर्न एरियाज़ की हम क्या बात कर रहे हैं, अब तो इतना फ़र्क वहाँ पर भी आ गया। शहरों में देखना तो मैं कहूँगी वो तो बिल्कुल अब नामुमकिन सी बात हो गई है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, जैसा थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि कुछ अर्सा पहले तक, हम अगर कुछ सालों पहले तक 10-20 साल पहले की बात करें, तो इस्लामाबाद से भी मिल्की वे की आम नज़र आने वाले कुछ लोग मिलते हैं जिनको दिखाई देती थी, थोड़ा सा ज़रा साइड एरियाज़ पे चले जाएं तो। अब तो ये देखने के लिए आप नॉर्थ में भी किसी ऐसे एरिया में जाएं, एग्जैक्टली ऐसे ही है कि एक्सट्रीम नॉर्थ पे जाएं जहाँ पे करीब करीब कोई आबादी ना हो, तो आप फिर ये नज़ारे ज़रूर देख सकते हैं, और ये बड़े ही खूबसूरत नज़ारे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और जो लोग वहाँ जाते हैं और वो कैप्चर कर पाते हैं, उनको जब वो शेयर करते हैं, वाकई लगता है कोई फैंटेसी है, ये इट्स अ फैंटेसी वर्ल्ड ऐसे लगता है, लेकिन वो हकीकत होती है, वो लोग उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। हम तक वो पहुँचते हैं वीडियो की फॉर्म में, चूँकि ज़ाहिर है हर किसी के लिए जाना भी इतना ईजी नहीं होता। प्लस अगर ज़्यादा लोग जाएंगे तो आई थिंक वो फिर मिल्की वे दूर हो जाएगा, प्रॉबेबली दूर से मुराद ये है कि आप नज़र नहीं आ पाएगा आपको। हाँ, जहाँ कहीं बच गया कुछ देखने को, वो बचा रहे। हाँ, इज द सेम टेलीस्कोप जिससे हम चांद भी देखते हैं। आई मीन रोते हिलाल कमेटी का जो इजलास होता है, वो भी जो टेलीस्कोप होती है वो यही होती है जी, कुछ इसी तरह की ही होती हैं, मुख्तलिफ, थोड़ी सी कुछ इससे बेहतर भी हो सकती हैं यकीनन, क्योंकि इसमें एक ये दरमियाने से एक लेवल की टेलीस्कोप है, इससे बहुत बेहतर टेलीस्कोप्स मौजूद हैं। इससे ये मेरे पास अब तक की बेहतर टेलीस्कोप यही है। ये गो टू माउंट है। इसको जब आप एक कमांड देते हैं, मिसाल के तौर पे आप एक नॉर्थ स्टार के साथ इसको स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद इसको जब आप कमांड देंगे कि आई जस्ट वांट टू सी जुपिटर, तो जुपिटर क्या आप इसको देंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसकी तरफ चली जाती हैं और ये फिर उसको ट्रैक करती हैं। क्योंकि ट्रैक करने से मुराद ये है कि अर्थ रोटेशन हर वक्त चल रही है, दिन और रात का चक्कर है, ज़मीन घूम रही है। तो अगर आप एक सितारे की तरफ या इवन चांद की तरफ आप टेलीस्कोप करके छोड़ दें और वो इस तरह से कंप्यूटराइज ना हो, तो फिर थोड़ी सी देर के अंदर अंदर, मतलब आपको 1 मिनट के अंदर अंदर चांद आगे से मूव करता हुआ अपनी आंखों से नजर आता है। और ये एक्सपीरियंस बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हम नॉर्मली ये नहीं करते, हमें अर्थ रोटेशन नहीं फील होती। लेकिन आप जब टेलीस्कोप के जरिए देख रहे होते हैं तो आपको 2 मिनट के अंदर अंदर पता लग जाता है कि चांद मूव कर गया आगे से। ये बिल्कुल होता है जब टाइम लैप्स शूट करते हैं मिल्की वे का भी लोग, तो वो ऐसे होता है कि वो प्रॉपर मूवमेंट फील होती है आपको। अच्छा, ये जो टेलीस्कोप है, अगर मैं आ सकूं वहाँ पे तो जी, जस्ट टू अंडरस्टैंड इट मोर,
सो यहाँ से देखते हैं ना? जी एग्जैक्टली Okay. अगर आप इजाज़त दें तो Sure. मैं यहाँ, ये इसका Okay. आई पीस होता है, यहाँ से यहाँ देखते से हैं। इसका Okay. आई पीस होता है, यहाँ से इसको देखा जाता है। फिलहाल तो मुझे शाजी नजर आएंगे इसमें, लेकिन एग्जैक्टली ओके अभी अच्छा नहीं तो ये इसका फाइंडर स्कोप होती है, Okay. इससे हम ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं क्योंकि ठीक है। आसमान बहुत वसी है। Okay. तो हमें फाइंडर स्कोप चाहिए होती है ताकि हम एग्जैक्टली उस पॉइंट तक पहुंच सकें जिसको हम देखना चाह रहे हैं। ये और एडजस्ट हो सकता है स्टैंड? जी अगर ऊंचा हो- हो सकता है हाँ, जी हाँ। बिल्कुल ऊंचा किया जा सकता है हम इसको, चाहते अगर हैं आप जरा इजाज़त दें। शुएब देख के बताएं कुछ जो इस वक्त मैं यहाँ पे क्या वैसे देख इतने पाऊंगा स्टूडियो में डाले सभी एग्जैक्टली स्टूडियो में बट लेकिन जस्ट टू हैव एन एक्सपीरियंस ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं इसको ला मैं आपकी हेल्प करता हूँ। थोड़ी सी हाँ, हेल्प चलिए। चाहिए होगी। ओके इंटरेस्टिंग। अच्छा वैसे देखिए ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है कि हम प्लैनेट्स का सुन रहे होते हैं और आप सिर्फ कमांड दें एक टेलीस्कोप को और उसके ज़रिए आप उस प्लैनेट को देख सकते हो। तो ये देखें, ये साइंस ने इतनी अभी तरक्की तो कर नजर ली कुछ है। नहीं आएगा, लेकिन अच्छा इसकी जो लेंस है वो कितना कैप्चर कर पाता है, कितना वास्ट देखिए ये अगर आप जूम इन की बात करें तो इसकी कैपेसिटी चेंज हो सकती है। इनिशियली आप इसको 100x जूम इन अगर आप कर रहे हैं ठीक तो है। इसके आई पीसेस या इसका इक्विपमेंट जब थोड़ा सा बदला जाता है तो फिर वो उसकी जो है वो ताकत डबल हो जाती है या उससे भी बढ़ाई जा सकती यहाँ है। से देखना व्हाट्स आपने इसके बारे में क्या बताया था? व्हाट्स दैट? ये एक फाइंडर स्कोप है, यूँ समझ लीजिए कि इसके अंदर फील्ड ऑफ व्यू बड़ा आता है। ठीक यहाँ यानी कि आप जब कोई ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं आसमान में, क्योंकि ये बहुत छोटे इलाके को कैप्चर कर रही ठीक होती है, तो आप उस फाइंडर स्कोप के ज़रिए देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं वो क्या अलाइन हो चुका है या नहीं हो, क्योंकि इससे देखने पर फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। राइट। और ये जो ये इसका numbers हैं, गोटू, ये इसका गोटू है, ये इसके इसकी वो ऊपर नीचे करने के हिसाब से है कि यहाँ से ये ठीक है। ऑटोमेटिकली करती है। ठीक बट है। ये है कि अच्छा, और जो आपको आप ज़रूरत इससे नहीं। पहले आप बता रहे थे कि आप इसको सेट कर पाते हैं कि आपने जुपिटर को लॉक कर दिया है। Exactly. सो आजकल के एतबार से या डेली ही हम देख पाते हैं? नहीं, आप प्लैनेट्स, हर प्लैनेट हर रोज़ नहीं नजर आता। यस, प्लस आई थिंक ये भी होता है ना कि कुछ प्लैनेट्स कुछ वक्त में करीब भी आते हैं अर्थ के और उसमें ज़्यादा विजिबिलिटी उनकी हो जाती है। तो आजकल कौन सा प्लैनेट ग्लोब के करीब है? पाकिस्तान के नहीं, पाकिस्तान के करीब मतलब हमारे से करीब है। जी एग्जैक्टली असल में आजकल आप सैटर्न देख सकते हैं और Okay. जुपिटर भी थोड़ा लेटर पार्ट ऑफ Okay. जो नाइट है उसमें आप देख सकते हैं। बिल्कुल इनको थैंक यू सो मच। अच्छा जैसे साहब बच्चों को कैसे आप सिखाते हैं, थोड़ा सा ये भी बताइएगा। क्या क्लासेस देते हैं, बच्चे इनरोल करते हैं, किस एज के बच्चे, कैसे लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में जी बताएं। मेरे सोशल मीडिया पे ज़्यादातर लोग रब्ता करते हैं क्योंकि हमारी रावलपिंडी एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी का फेसबुक पर ग्रुप है और इस तरह से हम लोग हमारे तक पहुंचने के लिए ज़्यादातर वही सोर्स यूज़ करते हैं। और उसके अलावा स्कूल्स वगैरह में हमारे पास जाके इवेंट्स करने का मौका मिलता रहता है। मेरा एक मंथली जो इवेंट है वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है, जो मंथली बच्चों के लिए जो अंडर प्रिविलेज्ड इलाके हैं उनमें जाकर ज़्यादातर मेरे करीब के बन जाते हैं। तो वहाँ पे हम पार्क्स में जाते हैं, वहाँ जाने से पहले हम अनाउंस करते हैं अपने सोशल मीडिया पर कि हम इस दिन इस वक्त में आ रहे हैं टेलीस्कोप लेके, तो आप आ जाइए और चांद अगर देखना है या उस वक्त अगर कोई सैयारा है तो वो देखना है तो आप आकर देख सकते हैं, जिसकी कोई चार्जेस नहीं होते। तो वो बच्चों के लिए एक रखा हुआ है ऐसा एक सेशन के सारे देख सकें। देखिए हमें बचपन में बहुत सारे ऐसे मौक़ों की तलाश रही लेकिन हमें नहीं मिल सके, सब तो चाहते हैं कि at बाकियों least- को मिलें। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और छोटे वैसे बचपन में वाकई बड़ा शौक बड़ा होता है, दिखा चांद देख रहे हैं, उसको करीब से देखें। बच्चों का शौक नेक्स्ट लेवल होता है। No बच्चों doubt. के शौक के आगे एक तो कोई और शौक और चीज़ नहीं। आजकल के बच्चों के फिर उनके ऑब्जर्वेशन, उनके सवाल बड़े भी सीख रहे होते हैं उनसे समटाइम्स। अच्छा ऐसे में वक्त क्या मुकर्रर होता है? क्या अंधेरे का इंतज़ार होता है या कि दिन में किसी भी वक्त आप ये सेशन रख सकते हैं? देखिए दिन में सोलर ऑब्जर्वेशन करवाई जा सकती है, लेकिन लूनर ऑब्जर्वेशन या प्लैनेट्स को देखना हो तो फिर हमें रात का इंतज़ार करना पड़ता है। मगरिब के थोड़ा देर बाद जब थोड़ा अंधेरा हो जाए, जितना अंधेरा होगा उतना ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी होगी, तो हमें फिर वो दिखाने में ज़रा आसानी हो जाती है। और सबसे मुख्तलिफ नज़ारा किस प्लानट का लगता है टेलीस्कोप से? जी इसमें नो डाउट सैटर्न का Saturn, मुकाबला just कोई because भी of नहीं that कर सकता क्योंकि circle. उसका रिंग है और उसका जो रिंग है वही उसकी खूबसूरती है। चाहे आप उसको 1 मरतबा देखें या 1000 मरतबा देखें, हमेशा पहले मरतबा देखने जैसी खुशी होती है। कभी कोई खलाई मखलूक तो नज़र नहीं आ गई आपको इससे? एलियंस एलियंस
अब तक तो नहीं, लेट्स होप। बट लेकिन बच्चे आपसे आई एम श्योर ये वाले सवाल भी करते होंगे। ये तो पक्का सवाल होता है जी। अच्छा। ये तो वो हमसे चांद देख रहे हो, कहते हैं इसके ऊपर अभी तक खलाई मखलूक क्यों नहीं आपका नजर? जवाब क्या होता है? मैं कहता हूँ वो दूसरी साइड पे है। ओके अभी वो छुप गए क्योंकि उन्हें पता चल गया कि टेलीस्कोप का रुख उन्हें हमारी पता आप तरफ देख हो रहे गया। हैं। हाँ, जमीन से ताका झांकी चल रही है तो बेहतर है कि उस तरफ चले जाएं। सो अभी आपने कहा कि आजकल सैटर्न हम देख सकते हैं इस वक्त Exactly. करीब, मतलब थोड़ा सा विजिबिलिटी है उसकी। एग्जैक्टली आपको इस तरह से नज़र आता है कि उसके रिंग्स वगैरह, असल में दूरी बहुत ज़्यादा है। दूर इतना ज़्यादा है कि आप देखें तकरीबन 1.25 अरब किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली दूर है जो सैटर्न हमसे है। जो जुपिटर है वो तकरीबन 70 से 75 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो ये किलोमीटर्स इसलिए कि इससे ज़रा अंदाज़ा ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अदरवाइज़ हम जब डिस्टेंस मेजर करते हैं स्पेस में तो लाइट ईयर्स या लाइट मिनट्स या इसके हिसाब से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की हम बात करते हैं। तो लेकिन वो थोड़ा ज़रा कॉमन नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि जो सबको ज़रा समझ आ जाए कि किलोमीटर्स में ज़रा ज़्यादा अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा, क्या ये होता है कि कुछ स्टार्स बड़े फिक्स्ड होते हैं? जैसे आपने नॉर्थ स्टार की बात की, बिकॉज हम अक्सर मैप रीडिंग, चूँकि मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा था उसमें हम नॉर्थ स्टार से एस्ट्रो नेविगेशन करते थे। Exactly. सो नॉर्थ स्टार हमेशा हमें पता है कि फिक्स नज़र आता है, उसके आसपास आई थिंक एक 7 बन रहा होता है, वो भी फिक्स्ड ही फील होता है। सो क्या वाकई बहुत से स्टार्स, बहुत से पैटर्न्स फिक्स्ड होते हैं जो कि नज़र आ रहे होते हैं? जी, आप जिस 7 की बात करें, उर्सा मेजर और उर्सा माइनर हैं। Yes, उर्सा ये मेजर, उर्सा इसको माइनर। दुब्बे अकबर और दुब्बे असगर भी कहा जाता है। ये कॉन्स्टलेशंस हैं और ये नॉर्थ स्टार के बिल्कुल करीब करीब घूमते रहते हैं। असल में नॉर्थ स्टार एक ऐसी जगह, ज़मीन टिल्टेड है जी, ज़मीन थोड़ी सी एंगल पे टेढ़ी है, 23.5 डिग्री एंगल है उसका। उसके बाद जो उसके पोल के ऊपर स्टार बनता है वो है नॉर्थ स्टार। ये बहुत लंबे अरसे के बाद बदलता है। ये 25,000 साल के बाद हमारा नॉर्थ स्टार बदलेगा जो वीगा हो जाएगा बाद में। लेकिन इतना लंबा अरसा है कि एक बहुत मतलब इसको हम बहुत तवील अरसा हो वक्ती जाता तौर पे इग्नोर भी कर दें तो चल जाएगा। बट ये है कि नॉर्थ स्टार के इर्द गिर्द ज़मीन क्योंकि रोटेट कर रही है तो वो अपनी जगह, ऑल्दो वो रुका हुआ नहीं है, वो भी अपनी जगह मूव कर रहा है। लेकिन ज़मीन के साथ इस तरह के एंगल पे है कि ज़मीन से उसकी मूवमेंट ऐसे नज़र नहीं आती। ज़मीन जब रोटेट करती है तो बाकी सारे स्टार्स अपनी जगह से मूव कर जाते हैं। जैसे मैंने अभी बात की, हम चांद देखते हुए उसकी रोटेशन हमें समझ आती, तो ऐसे ही सितारे भी मूव करते हैं। लेकिन नॉर्थ स्टार हमें मूव करता हुआ इसलिए नहीं नज़र आता क्योंकि वो हमारे बिल्कुल पोलर अलाइन है। वो हमारे एक एंगल के ऊपर मौजूद है। ज़मीन घूमती है तो बाकी दोनों का घूमना ऐसा है कि वो अलाइनमेंट ख़राब नहीं होती है। एग्जैक्टली ऐसे ही। कुदरत का क्या निज़ाम है। देखिए हमारा नॉर्थ स्टार भी हमें ऐसा फिक्स्ड मिला हुआ है कि हम उससे पूरा अपना रास्ता तयन कर सकते हैं मैप के थ्रू कि हमें कहाँ जाना है, किस तरह पहुँचना है। एग्जैक्टली विदाउट एनी गूगल आंटी। विदाउट देखें गूगल तो अब आ गया। वाकई पहले ऐसा ही था कि कॉन्स्टलेशंस और स्टार्स के जरिए ही रास्ते तो अलग एक बात है, फसलें काश्त की जाती थी सितारों को देख के, क्योंकि हम सर्दियों का आसमान और है और गर्मियों का आसमान और है। सर्दियों के आसमान में जो सितारे और कॉन्स्टलेशंस नज़र आते हैं वो गर्मियों में नहीं नज़र आते। रोज़ाना 4 मिनट का फ़र्क आता है। अगर आज एक सितारा 8 बजे शाम को तुलू हुआ है तो कल वो 7:56 पे होगा। इसी तरह 4 मिनट पहले ये 6 महीने बाद 12 घंटे का फ़र्क बन जाएगा। इस 12 घंटे के फ़र्क का मतलब है कि जो 6 महीने पहले रात को 6 बजे सितारा तुलू हो रहा था, अब वो सुबह या 8 बजे हो रहा था तो सुबह 8 बजे होगा या 6 बजे होगा। तो इट मीन्स कि 12 घंटे का फ़र्क आपके लिए देखने का पूरा आसमान बदल देता है। अच्छा, तो देखिए ये जब इस तरह आप आपकी बातें सुन के ओवरऑल जब आप थोड़ा बहुत सोचते हैं, एक तो इंटरेस्ट डेवलप होता है, दूसरा कहीं ना कहीं दिमाग में सोच ज़रूर आ जाती है कि टेक्नोलॉजी ने नेचर से कहीं ना कहीं हमें डिस्कनेक्ट भी कर दिया है। आप ऑल्दो हम जिस तरह टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, कनेक्शन भी बहुत अच्छा बिल्ड होता है, बट समहाउ मुझे ये लगता है कि हम इतने ज़्यादा खो गए हैं। जिस तरह मैप्स की बात कर रहे होते हैं या ओवरऑल हम हर वक्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद वो कनेक्शन हमारा उस तरीके से बिल्ड नहीं हो पा रहा होता जिस तरीके से होना चाहिए। और वाकई जब आप एक्सप्लोर करते हैं नेचर को तो आपको कितनी निशानियां नज़र आती हैं उसमें, और आपको अल्लाह की कुदरत, आप और ज़्यादा उसको देख रहे होते हैं, आप रश कर रहे होते हैं कि ये कैसा निज़ाम है। सो आई एम श्योर के लोगों का इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो, स्पेशली बच्चों का तो होता ही होता है, लेकिन बड़ों का भी होना चाहिए। बच्चों से बड़े भी जाया करें। तो नेक्स्ट सेशन आपका पिंडी में कहाँ पर कब है? जी, मेरी रिहाइश क्योंकि अडयाला के करीब है तो वहाँ के करीब ही हम कोई ना कोई सेशन रखते हैं, अडयाला रोड के ऊपर।
तो नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह अभी मेरा 4 दिन पहले एक सेशन हुआ है Okay. और नेक्स्ट इंशाल्लाह न्यू मून जब राइज करता है तो उसके बाद कोई भी वीकेंड रखा जाता है ताकि सब लोग आराम से ये आ क्या सकें। वजह है? क्योंकि उसमें उसकी डिटेल्स ज़रा ज़्यादा नज़र आती हैं। फुल मून को देखना एक अलग चीज़ है, चांद आप 14 दिन में ही देख सकते हैं पहले, तो 14 दिन के बाद उसकी जो निकलने की जो टाइमिंग है वो लेट होना चाहिए। रोज़ाना चांद तकरीबन 50 मिनट के करीब लेट निकलता ठीक है। रोज़ाना ही। तो वो जब 14 तारीख है उस दिन मगरिब के वक्त निकलता है और इट मीन्स कि 15 तारीख को वो मगरिब से 45 मिनट बाद निकलेगा और फिर हर रोज़ 45 मिनट का गैप। तो ये 2 से 3 दिन के अंदर ही रात लेट नाइट पे शिफ्ट हो जाता है, तो फिर हम वो ऑब्जर्वेशन नहीं करवा सकते। तो मेरा ख्याल है अब लोगों नेक्स्ट के लिए आना सेशन हम मुमकिन। ज्वाइन करते हैं, करना ठीक है? चाहिए। अच्छा, एंड अगर आप रावलपिंडी सेशन ज्वाइन नहीं कर सकते तो वी हैव सीन अदर चैप्टर्स एज वेल आपकी सोसाइटी के। इस्लामाबाद में भी तो हम देखते हैं ये। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल है। इस्लामाबाद एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी भी ये काम कर रही है और इस्लामाबाद में ऑब्जर्वेशंस कराई जाती हैं F9 पार्क में, आगे पीछे मुख्तलिफ जगहों पे इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं वो लोग भी। वो इंस्टीट्यूट्स में ज़्यादातर चल रहा होता है क्योंकि वहाँ पे ये बच्चे और यंग माइंड है ये बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारा मेन मकसद भी यही है कि ये लोग अगर सीख जाएं, वो उनके दिल में अगर एक बीज बो दिया जाए तो कहीं ना कहीं जाके वो बिल्कुल ऐसे पौधा निकल आएगा और कहीं ना कहीं वो फल ये देगा। ज़्यादा ज़रूरी है कि यही बीज बोया जाए, वरना टिकटॉक का बीज बोया जा रहा है, तो बेहतर है कि ये बीज बोया जाए, ज़्यादा ज़रूरी फिर बीज है। मैं हमेशा दोबारा वंस अगेन मैं ये कहूँगी कि देखें, ऐप्स का कसूर नहीं है, टेक्नोलॉजी का कसूर नहीं है। अब बहुत अच्छा कंटेंट भी टिकटॉक पे आ रहा है। अभी वो रिसेंटली एक मैं कह रही हूँ हमारे ऊपर भी फिर बैशिंग शुरू हो जाए ना। रिसेंटली एक हमारे एक्टर है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है जो कि बड़ी, मैं कहूँगी कि आपको इतना एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए इस पर्सपेक्टिव से। ठीक है, ओपिनियन अपनी जगह पे होता है, अब आप जनरलाइज नहीं कर सकते। सोशल मीडिया कंटेंट जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से, यू ऑल नो, मैं उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना बट चाहती। नहीं, सभी देखिए उन्होंने बैलेंस इस तरह से किया। उन्होंने कहा कि अगर आप उसको सिर्फ बिजनेस पर्सपेक्टिव से इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिजनेस ग्रोथ को। लेकिन अगर उसमें सिर्फ ये है कि मैं अपना आप दिखाऊं और बस, तो उसको उन्होंने वो उसकी देखिए वो discourage उनकी किया। चॉइस है। हाँ। बिकॉज जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं आप भी बहुत सारी चीज़ें Yes, ग्लैमराइज agreed, कर रहे होते हैं, agreed. बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखा रहे होते हैं जो कि बहुत सारे लोग डिसएग्री कर रहे होंगे सही और वंस अगेन काफ़ी लोग उससे एग्री भी कर रहे होंगे। तो हर एक का अपना पर्सपेक्टिव Choice है। है, हाँ। बट या इस चीज़ पे मैं ज़रूर कहूँगी कि हाँ, आपको एथिक्स हमेशा देखनी चाहिए। आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि कोई भी चीज़ आपके मुल्क के, आपकी वैल्यूज़ के अगेंस्ट ना जा रही हो। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बट जनरलाइज करना मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ ठीक सादी सी बात है। देखिए ये दूरबीन है आपके पास, इस दूरबीन से आप कहाँ देख रहे हैं ये मैटर करेगा। देखिए दूरबीन सही है लेकिन आपका देखने का अंदाज, किसी के घर देख रहे हैं या कहीं और देख रहे हैं, ये मैटर करता है। सो दूरबीन का मसला नहीं है, सही आपने कहा, टेक्नोलॉजी का मसला नहीं है, हाउ टू यूज इट उसका मसला है। कंटेंट क्रिएटर ने इस पे एक बड़ी अच्छी एक रील भी बनाई है और उन्होंने इसमें बताया कि अगर कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो अगर वो विग लगाते हैं तो उनको, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्ट मैसेज उनका भूल के, पर उन्होंने कहा कि वो विग लगाते हैं अगर तो वो इन्हेंसमेंट होती है, और अगर मतलब एक्टर्स अगर विग लगाएं तो इन्हेंसमेंट होती है, और अगर जो है सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स जो है वो अगर विग लगाएं तो वो फेक होती है। सो ऑब्वियसली इस तरह की एक पूरी उन्होंने एक रील बनाई। अब आई डोंट नो, हमारी बात बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन हाँ। वो विग लगाना कैरेक्टर की डिमांड होती है और ये लगाना आप जेंडर चेंज कर रहे होते हैं, तो प्लीज ये बड़ा फर्क है। नो इट्स डिफरेंट, मैं डिफरेंट अच्छा, बात कर रही हूं। हम okay. बहुत शुक्रिया ऐसा प्रोग्राम में ज्वाइन करने हमारा के लिए। मौजूद से चेंज हो गया तो फिर हाँ, क्योंकि अब आपने रिसर्च की बात की, गौर फिक्र की बात, तो हम भी जरा बहुत दूर दराज, हमने कहा हम भी जरा वुसअतें तलाश करें इसमें। बट ऑल द बेस्ट अपने अगले सेशंस के लिए। अपनी अपनी फील्ड है, हर फील्ड में अपने तजर्बात करने चाहिए, हर एक को करने चाहिए। बिल्कुल ऐसे, लेकिन हमने ज्वाइन करना चाहिए, हमने नेक्स्ट टाइम। अच्छा, मुझे बहुत शौक है, मैं चांद को देखना चाहता हूँ बहुत करीब से। जा तो नहीं सकता लेकिन मैं तो कहती हूँ आप चले भी जाएं। Okay, I'll think about it maybe. Sir, thank you very much once again for joining us today. Thank you so Great much. having you. नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं। गुज़श्ता 25 सालों से वो अफराद बाहम माजूरी के हुकूक़ के लिए काम कर रही हैं, उनके इक्वल राइट्स से मुतालिक एडवोकेट हैं, उनके मसाइल को उजागर करती हैं, उन पर बात करती हैं। बहुत से ऐसे लॉज जो कि रिसेंट टाइम्स में बन रहे हैं उसमें उनकी बहुत ज़्यादा काविश रही है, बहुत से इदारों के साथ मिलकर भी काम कर रही हैं, और ज़ाहिर है एज एन इंडिविजुअल और अपने इदारे के तौर पर भी जिस तरीके से वो चेंज लेकर आने की कोशिश कर रही हैं उसमें माशाल्लाह बहुत आगे बढ़ी हैं। हम बात करें आबिया अकरम की,
और इस तरह मैंने कहा ना 25 साल, तो ये देखें 2 दहाइयों से भी लंबा सफ़र है उनका माशाल्लाह, जिस तरीके से इसको वो लेकर चल रहे हैं। बिलखुसूस जब हम अफराद बहम मजदूरी की बात करते हैं उसमें ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए वो एक बहुत तवाना आवाज़ है और आज हमारे दरमियान मौजूद भी हैं। कई अवार्ड्स उनको मिले हैं जिसमें 2021 में BBC ने 100 इन्फ्लुएंशियल वुमेन में उनका नाम शामिल किया माशाल्लाह। और इसके अलावा इसके अलावा भी बेशुमार अवार्ड्स अभी भी एक और अवार्ड भी मिलने जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ में। वो डिटेल हम जरा उनसे पूछते हैं कि अगले महीने कौन सी खुशखबरी पाकिस्तान के लिए आने वाली, क्योंकि कोई एक भी शख्स अगर अवार्ड लेकर आता है पाकिस्तान तो जाहिर सी बात है ये पूरे पाकिस्तान का अवार्ड होता है। इस वक्त वजारत इंसानी हकूक़ की काउंसिल ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी की रुकन है ये। बिल्कुल जी, तो आपकी मुलाकात करवाते हैं हम आबिया अकरम से। अस्सलाम वालेकुम आबिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आबिया बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। लंबा तारुफ तो हमने आपका करवा दिया, लोग ऑलरेडी आपको जानते हैं। आपका तो नाम काफ़ी है वाकई। एग्जैक्टली माशाल्लाह, आपने इतना काम किया है थ्रू आउट, और 25 साल ये तो वैसे ही बहुत तवील अरसा है। ज़रा खुशखबरी पहले सुना देते हैं, फिर ज़रा हम आगे भी बढ़ते हैं। अगले महीने आपको कौन सा अवार्ड मिलने जा रहा है? नेक्स्ट मंथ जो है वो ज़ीरो प्रोजेक्ट अवार्ड है और इसमें हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप की थी दैट्स ईजी टू एक्सेस फॉर द डेफ ब्लाइंड तमाम लोगों के लिए। और उसको कनेक्ट किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कि जितनी भी ख़वातीन हैं उनको एक्सेस के लिए कि इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, जेंडर बेस्ड वायलेंस को, एक्सट्रीम जो वायलेशन है उसको एड्रेस करने के लिए। तो दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल अवार्ड वे आई एम रियली ऑनर्ड कि पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से लाइक इट्स अ ह्यूज रिकग्निशन कि आप डिसेबिलिटी राइट्स पे और फिर एक डाइवर्सिटी और इक्वल एक्सेस और नूर AI चैटबॉट के थ्रू आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे एंड दैट्स गोइंग टू बी रेप्लिकेटेड इन ऑल 5-6 कंट्रीज कि उनको वो एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो आई एम रियली आप कहते हैं छोटा अवार्ड है, फॉर अस इट्स रियली बिग माशाल्लाह। कि देखिए उसकी वजह से चेंज सिर्फ हमारी सोसाइटी ही में नहीं बल्कि आपने खुद का रेप्लिकेट होगी बाकी मुल्कों में भी, तो ये बड़ा अच्छा मामला है ये। अच्छा आबिया, थोड़ा सा हम ज़रूर जानना चाहेंगे रीसेंट टाइम्स में जो आपकी मैं कहूँगा कि अचीवमेंट इन अ वे कि आप एक चीज़ सोच रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, फिर वो नज़र आ रही होती है इन टर्म्स ऑफ लॉज और समथिंग। सो सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, बहुत सी और जगहों पर हमने देखा कि आपकी वजह से और आपकी पूरी एक ज़रा आप फ्यूल हो जाते हैं उसके लिए, आप फ्यूल ऐड करते रहते हैं, अब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो थोड़ा सा प्लीज़ बताएं क्या चेंज आया? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि इट्स एन एफर्ट लाइक लास्ट 2 डेकेड्स से हम डिसेबिलिटी राइट्स पे काम कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू एडवोकेट कि कहीं से राइट बेस्ड अप्रोच के ऊपर बात की जाए। चैरिटी, मेडिकल, ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं। तो ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव पे जब बात करने की ज़रूरत है तो वहाँ लॉज चाहिए और लॉज भी वो जिनके टीथ हो टू बाइट, कि अगर आपने उन लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना तो फायदा नहीं है, तो वो उसके प्रॉपर जो है आपके रूल्स ऑफ बिजनेस हो, इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स हो, फाइनेंशियल बजटरी एलोकेशंस हो कि जब भी हम बजट एनुअल बजट की बात करते हैं उसमें कितना बजट हम डिसेबिलिटी राइट्स पे एलोकेट कर रहे हैं। केयर इकॉनमी की बात हो रही है कि सोयली डिसेबल्ड पर्सनस हैं उनको केयर सपोर्ट की ज़रूरत है। फैमिलीज पूरा दिन उनको असिस्ट करती रहती हैं बट दे आर नॉट गेटिंग एनी सर्विसेज फॉर दैट। तो इसलिए हमें इस पूरे सिस्टम को चेंज करने के लिए जो एक फोकस करना पड़ा दैट वाज ऑन द लॉज एंड लेजिस्लेशन। ये सिर्फ मेरी एफर्ट नहीं है, इट्स लाइक ऑल ओवर द कंट्री। तमाम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियंस की सपोर्ट है, हमारे साथ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, तमाम इदारों ने मिलकर इस लॉ को हमने ज़्यादा परस्यू किया कि आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नाउ वी हैव 2020 एक्ट जो है वो इस्लामाबाद का है, इसी तरह सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब। अभी सिर्फ KP में लॉ पास नहीं हुआ जिसके लिए हम स्टिल वी आर एडवोकेटिंग फॉर दैट, तो वो भी इंशाल्लाह अगर ये भी बहुत ज़रूरी है कि इम्प्लीमेंटेशन भी उस हिसाब से हो, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बाकी ममालिक की हम अगर बात करें तो वहाँ पर भी हम देख रहे होते हैं कि सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही होती है। सो वाकई आपने ये बात की कि जो पूरी फैमिली है और ऑब्वियसली उस लिहाज से वो सपोर्ट भी इम्पॉर्टेंट है, बट आई एम श्योर इस पे बहुत जल्दी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी जाएंगे एंड KP में भी ये चेंज हम देखें।
यस और बलूचिस्तान और सिंध में अभी हमने कमेटीज़ इस्टेब्लिश की हैं जो कि टेक्निकल एडवाइजरी कमेटीज़ हैं जो स्पेसिफिकली फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान दे आर टॉकिंग अबाउट द जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटी कि उसको ख़त्म कैसे करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स को इंगेज करना कितना ज़रूरी है। उसमें पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ, जीबीवी कोर्ट्स और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब एक टेबल पर बैठ के हमारे साथ असेसमेंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि इन डिपार्टमेंट्स की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। कोई भी वुमेन विद डिसेबिलिटी सेक्सुअली हरासमेंट या जेंडर बेस्ड वायलेंस फेस करती है, उसको जब पुलिस डिपार्टमेंट में जाना हो वहाँ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स अवेलेबल नहीं है, व्हीलचेयर की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपकी एक्सेस ही नहीं है, तो वो आपके केसेस रिकॉर्ड कैसे किए जाएंगे, कैसे उसको एड्रेस किया जाएगा। अभी 4 टाइम ग्रेटर वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटी जो है वो जीबीवी जेंडर बेस्ड वायलेंस फेस कर रही हैं, लेकिन वो कहीं पे भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो उसके लिए ये एक हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव था कि हम पंजाब और सिंध केपी में ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर चुके हैं। अभी रेफरल पाथवेज क्रिएट कर रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ UNFPA ताकि हम लोग उसको इंगेज कर सकें, वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एडवोकेसी कर सकें। और उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं कि लाइक अब सिर्फ हमें लॉज और लेजिस्लेशन की बात नहीं करनी बल्कि स्पेसिफिक एरियाज़ में एजुकेशन में क्या हो रहा है, कितने % चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ की एक्सेस है। फ्लड रिस्पॉन्स वाज अ ह्यूज कंसर्न। अभी जो पंजाब में रीसेंट फ्लड्स में बहुत सारे जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी तो असेसमेंट और उनकी तो आइडेंटिटी हो ही नहीं सकती कि वो कहाँ गए। जो नए लोग डिसेबल्ड हो रहे हैं उनके लिए हम लोग कुछ कर लें, उनके लिए रिहैबिलिटेशन या जो हाउसेस बन रहे हैं रिकन्स्ट्रक्शन हो रही है, रिहैबिलिटेशन फेज़ में उनको इंक्लूड करना ज़रूरी है। तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं कि एडवोकेसी विद द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनकी लॉज, उनकी पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं, उनकी ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आए कि डिसेबिलिटी को आप बहुत ज़्यादा परेशानी या चैलेंज नहीं लेना, इट्स जस्ट अ डिफरेंट लाइफस्टाइल। और उसके लिए एक्सेप्ट करवाने के लिए आपको उनके साथ बैठ के काम करना है। यू हैव टू बी लाइक सिटिंग ऑन द टेबल टू कि यहाँ पे अंडरस्टैंड द एक्चुअल इशू। एग्जैक्टली बहुत से पर्सन विद डिसेबिलिटी आपसे शेयर करते होंगे कि जैसे कोई अखबार में ऐड आया या सोशल मीडिया पे किसी भी जॉब पोस्ट का और उसमें अप्लाई उन्होंने कर दिया और जब गए इंटरव्यू के लिए तो फिर आगे से क्या रवैया था? उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि फ़र्स्ट तो एक्सेसिबिलिटी, कि आपको जाते ही एक तो हमारे आईडी कार्ड के ऊपर जो लोगो है स्पेशल आईडी कार्ड का, उसको देखते ही एम्प्लॉयर्स पहले तो रिजेक्ट कर देते हैं, वहीं से वो फिल्टर होना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी बहुत सारी कॉर्पोरेट सेक्टर, बैंक्स और उन सब जगहों पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा रही हैं और वो बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि thousands of people are getting job। हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से 3000 people at least they got the opportunity to for the employment। तो उसके लिए हमने कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द बॉटम उनकी ट्रेनिंग्स करवाई, डिसेबिलिटी इक्वालिटी सेंसिटाइज किया उनको इस इशू से, असेसमेंट्स करवाई ऑफ द बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एंड देयर ओन सिस्टम्स। लेकिन अभी जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटी का, जो हमारे सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस है उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है और उसके अंदर वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ की प्रोटेक्शन के लिए काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में हमने जो पहला इनिशिएटिव नेशनल फोरम ऑफ वुमेन विद डिसेबिलिटी स्टेप स्पेशल टैलेंट एक्सचेंज प्रोग्राम और UNFPA के साथ मिलकर लिया कि ऑर्गेनाइजेशंस और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में पहली दफ़ा बात की गई कि आपने सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को एड्रेस कैसे करना है और इंक्लूसिवली। बहुत इंटरेस्टिंगली जब हम सेशन कंडक्ट करवा रहे थे तो वन ऑफ माय कोलीग, मैंने उनसे कहा आपने ये पढ़ा है जो हमने विसल ब्लोइंग और वो सारी पॉलिसीज़ वॉल पे लगाई? तो उसने कहा आप मुझे इसलिए कह रही हैं कि पढ़ो कि मैं करता हूँ हरासमेंट, ही रिजाइन्ड फ्रॉम द ऑफिस। ओह माय गॉड, तो ये अंडरस्टैंडिंग है, ये तो माइंडसेट है। एग्जैक्टली। तो अवेयरनेस के लिए जब आप काम शुरू करते हैं तो आपको बहुत सेंसिटाइजेशन
और सेफ स्पेस और वो सारी चीज़ों की ज़रूरत है कि जब आप इस टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, उसको एड्रेस कर रहे हैं, तो उसके लिए पूरा इकोसिस्टम मौजूद होना भी ज़रूरी है। एक वुमेन विद डिसेबिलिटी घर से निकल गई कि मुझे हरासमेंट फेस हो रही है या ऑफिस से निकल गई, तो नेक्स्ट क्या अपॉर्चुनिटी है? पहले ही उनको जॉब नहीं मिल रही, पहले ही उनके लिए एनवायरनमेंट एक्सेसिबल नहीं है, तो आपको पूरा उसके ऊपर एक सिस्टम्स बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, गवर्नमेंट के साथ काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जैसे हम नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के साथ काम कर रहे हैं या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। अभी हमने रिसेंटली एक इनिशिएटिव लिया है, दैट्स विद द इक्वल एक्सेस हब विद नस्ट यूनिवर्सिटी। दिस विल बी द फर्स्ट एवर एक्सेसिबल रिस्पॉन्स सिस्टम फॉर द स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी, कि वो हायर एजुकेशन में असिस्टेंस ले सकें, कि उनको कैसे एजुकेशन में रिसर्च होनी चाहिए, जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, रिसर्च एसोसिएट्स हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, वो डिसेबिलिटी राइट्स के ऊपर बात करें। और उसी कॉन्टेक्स्ट में हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ और उनके साथ, जैसे अभी 3 दिसंबर इज़ इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए भी हम सबके साथ मिल के उसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ताकि थोड़ी सी चेंज पॉजिटिव जो आ रही है उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ अब लेकर आया जाए और एक सस्टेनेबल प्लान बनाने की ज़रूरत है। इट्स नॉट लाइक कि आपने वन डे वन एक्टिविटी यू हैव कंडक्टेड एंड दैट्स ऑल, वी नीड टू सेलिब्रेट इट टुगेदर। और आई थिंक मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे, क्योंकि हम जब डिसेबिलिटी राइट्स के ऊपर बात करते हैं तो उसमें ज़्यादा लोगों तक रीच नहीं है, कहीं पे साइन लैंग्वेज की इंटरप्रेशन नहीं होती है या ब्लाइंड लोगों के लिए उस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जाता। जैसे अगर प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं और मैं अपना प्लान बताऊं कि आई एम वेयरिंग द ब्लैक ड्रेस, आई एम सिटिंग ऑन अ पावर व्हील चेयर विच हैव एक्स्ट्रा स्पीड इन इट, लेकिन ये कि वो सारा आप अपनी डिस्क्रिप्शन देते तो यू मेड द कनेक्शन विद द ब्लाइंड पीपल, कि यस उनको भी पता चले कि आज मेरे साथ कौन बैठा हुआ है, स्माइल कर रहे हैं या सैड फेस है, या इस तरह का एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जब आप ऐसा ही। और अभी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात शुरू में की, वो ये कि हम इसको इस तरीके से लिया जाए कि डिफरेंट है हर इंसान, हम जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं हम सब डिफरेंट हैं, तो फिर किसी एक को आप टैग कर दिया जाए कि अच्छा ये तो डिसेबल है और अब ये नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है ये वाली चीज़ है। हम सब को एग्जिस्ट करते हैं, हम एक तरह से रहते हैं, खाते पीते, पर हाँ डिफरेंट हमारा लाइफस्टाइल है और ऑब्वियसली वो उस डिफरेंस को हम सबको एक्सेप्ट करना है और नॉर्मलाइज करना है और उसको लेकर चलना है हमें। लेकिन इस पर मैं थोड़ा सा एक और बात कहना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारे लोग टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं कि डिफरेंटली एबल्ड, एम्पावर्ड या स्पेशल पीपल, तो वो सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हमारी एक आइडेंटिटी है, बीइंग अ पर्सन फर्स्ट एंड देन माय डिसेबिलिटी, टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। और डिसेबिलिटी कोई बुरी चीज़ नहीं है, आई एम अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, आई एम अ प्राउड वुमेन विद डिसेबिलिटी, लेकिन स्टिल आई कैन डू सम गुड थिंग्स, क्योंकि वो अटैच्ड है स्टिग्मा वर्ड डिसेबिलिटी के साथ। अगर आप इस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप इसके लिए काम नहीं करेंगे। डेटा क्यों नहीं है हमारे पास? सिर्फ इसलिए कि हम कैटेगराइज कर देते हैं, ओ ये दे आर स्पेशल पीपल, दे आर डिफरेंटली एबल, तो वो काउंट नहीं होते। वो काउंट नहीं होते तो उनके लिए पॉलिसीज नहीं बनती, पॉलिसीज के बाद फिर बजट नहीं होता, तो वो सारी चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि तरस खाना बंद करें प्लीज़, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एहसास ज़रूर करें, वो एहसास हम सबको एक दूसरे के लिए करना चाहिए, पर तर्स खाना बंद करें। हमारी फैमिली में ही मेरी कज़न है और वो व्हीलचेयर बाउंड है, बट यू ऑलरेडी नो हर राइट? सो माशाल्लाह वो उनकी अगर बात की जाए तो शी इज़ डॉक्टर, वो डीपीटी उन्होंने किया हुआ है, वो अपनी करियर को वो परस्यू कर रही हैं, बट लिटरली जब भी बात होती है कहीं पर आप फैमिली में जाते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली में, और जब आप बात करने की कोशिश करते हैं तो पहली बात ये होती है कि हाय वो तो माजूर है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो माजूर है और तर्स खाने के ज़ुमरे में उसी कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही होती है। तो हम सब हैरान होते हैं कि जो कहने वाला है वो अपनी लाइफ देखे, अपनी क्वालिफ़िकेशन देखे, और जिस पे तर्स खा रहा है उसकी क्वालिफिकेशन देखें और माशाल्लाह उसकी आप अचीवमेंट्स देखें ज़िंदगी में। सो आप अगर इस तरह के कंपैरिजन पे अगर जाते हैं तो ऑब्वियसली कमियां तो हम सब के अंदर है ना, किसी की ज़ाहिरी नज़र आती है, किसी की नज़र नहीं आती है, आप किसी से बहुत मिलते हैं जब बहुत डिटेल में तब आपको नज़र आती है, तो हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट जो है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही। अभी आप लास्टली
चेंज कितना नज़र आया? मैं एक्सेसिबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में सवाल रख रहा हूँ आपके सामने। अभी भी हम इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में हम बिग सिटीज़ की बात करें तो वी हैव सम विजिबिलिटी और कुछ चेंज नज़र आता है, लेकिन रूरल एरियाज़ में स्टिल क्योंकि प्रॉब्लम का जो स्केल है वो बहुत बड़ा है Yes. और उसको एड्रेस करने के लिए वी ऑल नीड टू वर्क टुगेदर और राइटली एड्रेस करना। यानी Exactly. हम अक्सर बैंक्स की बात करते हैं ना अभी कि हमें 90 रैम्प्स और डिग्री स्लाइड्स में बहुत का फ़र्क होता है। रैम्प्स नज़र आते हैं क्योंकि वो एक नोटिफिकेशन तो आ गया कि आपने एक्सेसिबल बनाना है, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि किसके थ्रू बनवाना है। और यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने पहले भी आपको कहा था कि इंगेज पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इन द कन्वर्सेशन, बिल्कुल कि ऐसे ही। वो कितना आपके साथ बैठ के टेबल पे बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट में अभी तक कोई रिजर्व सीट नहीं है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की, अगर हम उनको उस लेवल पे ऐड करेंगे हमारे तो पार्लियामेंट फिर पॉलिसी में भी नज़र आएगा हमें उनका Exactly. इनपुट। वेरी ट्रू, ये बड़ा ज़रूरी है। आबिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, ग्रेट हैविंग यू। और हम भी कोशिश ये करते हैं कि जितनी एक्सेसिबिलिटी हो वो बहुत ज़रूरी है, छोटे छोटे लेवल पर होनी चाहिए। और देखें, वी ऑल लर्न। हम अगर अपने आसपास देखें, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, जहाँ पर आपको महसूस हो कि यार यहाँ पर चीज़ बेहतर होनी चाहिए, जस्ट डू इट। ये बहुत ज़रूरी है। और आबिया, आज thank you. हमने भी जिस तरह आज पॉइंट आउट किया कि चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, आई एम श्योर, और उस तरीके से उनके ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं। चेंज हम सबसे आना है, तो हमने भी आज ये तहिया किया कि अपने सेट पे हम एक रैंप जो है वो जरूर Absolutely. हालांकि बनवाएंगे। बिल्कुल छोटा सा वो एक हाँ, स्टेप है, लेकिन but we'll still make sure more हमने we'll उसको make sure बहुत कि ज़्यादा it should हमने be उसको accessible. accessible बनाना है। Yes, Abhi, thank you once again for joining us today. Thank you. नाज़रीन, इससे पहले कि हम आगे ब्रेक की तरफ बढ़े, हम छोटे से एक मेले की बात भी करते हैं, और वो है कुतुब मेला। इसका इनकाद हुआ था इस्लामाबाद में। चूँकि हम अक्सर ये बात कर भी रहे होते हैं कि जब से टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम हैं या सोशल मीडिया की हम बात करते हैं या रील्स की दुनिया में हम हैं, सो किताब से हम दूर हुए और हम हैं। ये कहते हैं किताब मेला में, कुतुब मेला में कौन जाता होगा, लेकिन क्या रौनक लगी, कितने लोग वहाँ पर आए। आइए आपको दिखाते हैं जी, रिपोर्ट तैयार की है आयशा फैसल। बिल्कुल। मेरा नाम डॉक्टर फरहाना है, मैं फैसलाबाद से आई हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। और ये मेरा जो है वो शौक़ है, ठीक है, जो मैं अभी जो है वो तकरीबन 3 साल से काम कर रही हूँ ये। उसके बाद अभी मैंने इंस्टीट्यूट बनाया बच्चों के लिए, और बच्चियों को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रही हूँ, जस्ट इसलिए कि वो मतलब खुद कफालत अपनी खुद कर सके। और यहाँ आके इतनी ज़्यादा बुक्स देख के बुक मेला में बहुत खुशी हुई है। हर तरह की बुक्स यहाँ आपको मिलेंगी, फ़िक्शन, नॉन फिक्शन, रिलीजियस और फ़िलॉसफी की, एवरीथिंग। बच्चों की भी इतनी ज़्यादा चॉइस है। है और मैं एक पेंटर हूँ। बहुत खुशी हो रही है कि मुझे यहाँ मौका मिला है अपना आर्ट डिस्प्ले करने के लिए, और वो भी किताबों के बीच के अंदर। और मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे काम को आके देखें और ये देखें कि वो मैंने जो कलर यूज़ किए हैं, जो पेंटिंग्स बनाई हैं, जो आर्किटेक्चर पे काम किया है, उनका वो खुद से अपने तौर से एक कोई नया रंग दें। मैं कराची से आया हूँ एंडोमेंट फंड ट्रस्ट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज ऑफ सिंध की तरफ से, और ये हमारे बुक्स की कुछ कलेक्शन है, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है कल्चर के बारे में, मोस्टली सिंध के कल्चर के बारे में, उनके प्रिजर्वेशन के बारे में। एक किताब है, हमारी सबसे नई किताब है हमारी, जो है ना, ये पहला कदम बच्चे ताकि आराम आराम से पढ़ सकें, और अगर उनको नहीं पढ़ना आता तो ये इनकी मदद करते हैं, और ये छोटे जुमले हैं। साकिब सुल्तान मेरा नाम है और मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ, और ये बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए। इससे पहले लाहौर में एक इवेंट होता है जिसके लिए हमें यहाँ से ट्रैवल करना पड़ता होता था LLF के लिए,
और ये फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ, बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे नीचे जो है वो नोटेबल जो है वो टॉक्स हो रही हैं जो आजकल के वो की इश्यूज़ हैं उनके ऊपर। This Qasim from CNC Theatre, हमने आज परफॉर्म किया आई बुक्स लिटरेरी फेस्टिवल पे। मैं चाहता हूँ कि ऐसे इवेंट्स होते रहें, मज़ीद फ्यूचर में हो, ताकि फ़नून लतीफ़ा से, परफॉर्मिंग आर्ट्स से और लिटरेचर से जो हमारा ताल्लुक़ है वो ना सिर्फ इस्तवार रहे बल्कि उसमें बढ़ाई आए और वो बेहतर से बेहतर हो। यंगस्टर टीनेजर नीचे वगैरह की या फ़िलासफ़ी की किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, सिल्विया प्लैथ की और इस तरह की जो है ना एल्बर्ट कैम्यू की। और लेकिन जनरली लोग ये समझते हैं कि यंगस्टर नहीं पढ़ रहे और ये बड़ी उम्र के लोग पढ़ते हैं। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जिस तरह से हम ख़वातीन की जब भी बात कर रहे होते हैं तो अचीवमेंट्स साथ साथ जुड़ी हुई होती हैं और वो हर फील्ड में बहुत आगे बढ़ती जा रही हैं और बड़ी खुशी होती है। ऐसे में टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी हमारी ख़वातीन बहुत आगे जा रही हैं और मुल्क से बाहर भी पाकिस्तान का नाम जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से रोशन करी हैं। तो आज एक ऐसी ही टेक्नोलॉजिस्ट से हम आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं। मैमूना बशीर इनका नाम है। 10 साल से ज़्यादा का इनका तजुर्बा है टेक की फ़ील्ड की अगर बात की जाए और बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव से जिन पे काम करी हैं वो तमाम अफराद जो कि समाज से महरूम हैं उनके लिए वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए सहूलियात पैदा करने की पूरी कोशिश करें। बहुत सारी अचीवमेंट्स इनके नाम भी हैं और इसके अलावा टेक वुमेन फेलोशिप 2025 उसमें भी ये सिलेक्ट हुई जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 5 वीक्स की ये फेलोशिप थी अमेरिका में और वो इन्होंने अटेंड की, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और अभी रिसेंटली वापस आई हैं। आप देखिए पूरे दुनिया से 100 ख़वातीन सिलेक्ट हुई और पाकिस्तान से 5, तो शी इज़ वन ऑफ देम माशाल्लाह। तो शी मस्ट हैव डन समथिंग वेरी नाइसली कि उनकी सिलेक्शन यहाँ तक हुई। और जिस तरह सभी आपने कहा बहुत से अचीवमेंट्स, हम उनसे ज़रा गुफ्तगू भी करते हैं, इस फेलोशिप से मुतालिक बात भी करेंगे। सो मैमूना इज़ विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मैमूना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सो मैमूना पहले तो टेक वुमेन फेलोशिप 2025 से मुतालिक बताएं, सिलेक्शन कैसे हुई थी? ओके, सिलेक्शन एक ये टेक वुमेन फेलोशिप प्रोग्राम है जो कि यूएस स्टेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू होता है हर साल और पिछले 15 साल से हो रहा है और अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो 20 से 23-25 कंट्रीज़ डिफरेंट ममालिक से जो है वो 100 इंस्पायरिंग ख़वातीन को पिक किया जाता है। 100 इंस्पायरिंग लड़कियाँ। हाँ वही जी बिल्कुल। सो स्टेम के अंदर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स के अंदर जो भी ख़वातीन काम कर रही हैं या लड़कियां काम कर रही हैं उनको उनकी सिलेक्शन होती है और सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो काफ़ी टफ़ है बिकॉज़ आप एक प्रॉपर एक एप्लीकेशन प्रोसेस से गुज़रते हो और तकरीबन इसके ऊपर एक पूरा साल लग जाता है। जैसे 2 महीने या आपको एप्लीकेशन प्रोसेस करने का टाइम देते हैं जिसमें आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात होते हैं कि आपने पूरी लाइफ, आपकी जर्नी, आपके करियर के बारे में, आपकी ग्रोथ के बारे में, अगर बहुत सारी ख़वातीन जो एंटरप्रेन्योरशिप वाली साइड पे काम कर रही हैं, जो स्टेम के अंदर डिफरेंट आइडियाज़ के ऊपर काम कर रही हैं, तो वो अपनी लाइफ जर्नी को उस पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू वो गुजारती हैं कि आप किन स्ट्रगल्स के थ्रू जो है वो यहाँ तक आप पहुँची हैं और इसके अलावा कि आपका फ्यूचर विज़न क्या है, आप किस तरह जो है वो कम्युनिटी पे बैक के ऊपर काम कर रही हैं, आप सोसाइटी के अंदर कैसे कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो ये सारे 360 डिग्री फैक्टर्स को देख के जो है वो एक एप्लीकेशन प्रोसेस चलता है 2 मंथ के हिसाब से और उसके बाद जो है वो आपकी आप वेटिंग लिस्ट में चले जाते हो कि देखते हैं कि आपकी सिलेक्शन होती है या नहीं। और फिर हर साल जो है वो बाय एंड ऑफ अप्रैल आपको सेमीफाइनल लिस्ट के अंदर अगर आप सिलेक्टेड हैं तो आपका नाम आ जाता है
और इंटरेस्टिंग बात कि मैं पिछले 3 साल से अप्लाई कर रही थी और मैं 2 दफ़ा रिजेक्ट हुई हूँ और ये तीसरी दफ़ा हिम्मत नहीं हारी आपने। बिल्कुल, तो वो नेवर गिव अप वाली सिचुएशन। आप देख लें कि सिलेक्शन क्राइटेरिया कितना टफ होता है कि आप उस चीज़ के ऊपर दोबारा स्ट्रगल करते हो या आप उस चीज़ को बेहतर इम्प्रूव अंदाज में आप अपनी एप्लीकेशन दोबारा सबमिट कराते हो कि अगर जो आप फोकस्ड भी होता है कि नहीं आपको करना है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे ख्याल से ये इट्स वन ऑफ द ड्रीम अपॉर्चुनिटी फॉर ईच गर्ल जो कि स्टेम के अंदर काम कर रही हैं और आपको एक डिफरेंट अच्छा एक्सपोजर मिलता है। उसके बाद आपकी प्रॉपर फाइनल इंटरव्यूज़ होते हैं, सिलेक्शन होती है, फिर आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होता है जो यूएस एंड पाकिस्तान एम्बेसी के कोलैबोरेशन के थ्रू ऑब्वियसली वो फिर एक सिलेक्शन प्रोसेस है और फिर वीज़ा प्रोसेस एंड ऑल दैट और फिर आप जाके तो वो फिर जाके बाय एंड ऑफ सितंबर आप वहाँ पे यूएस में जाके अपने पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक डिफरेंट ही लेवल की खुशी होती है कि आप दुनिया के एक कोने से ट्रैवल करके आप दूसरे कोने पे जा रहे हो। बहुत सारे ऐसे लाइक माइंडेड लोगों से भी मिल रहे हैं। थोड़ा मैमुना इस बारे में भी बताइएगा कि बाकी जितनी भी ख़वातीन वहाँ पर मौजूद थी जो कि टेक के फील्ड में वैसे बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, पाकिस्तान से आप 5 ख़वातीन जो गई और फिर बाकी ममालिक से जितनी ख़वातीन वहाँ पर आई थी, आपने क्या फ़ील किया डिफरेंस और क्या बेहतरी आपको लगता है कि मज़ीद हमारी जो जितनी भी टेक एक्सपर्ट्स हैं उनको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए सो दैट वो भी उस क्राइटेरिया को बहुत बेहतर तरीके से मीट कर सकें, या क्या स्ट्रेंथ्स आप लोगों की थी? ठीक है, देखिए हर इंसान की अपनी एक लाइफ जर्नी होती है, स्ट्रेंथ्स होती हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो वो एक स्पेसिफिक डेफ कम्युनिटी के ऊपर काम करना या किसी एक मसले को आप हल कर रहे हैं। इसी तरह बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो डिफरेंट अपनी फील्ड्स के अंदर एक्सपर्ट हैं, डिफरेंट मसाइल के ऊपर काम कर रही हैं। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो सबसे बेस्ट एक चीज़ तो मैं आपको बताऊंगी जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि बाकी मेरे साथ ऐसी लड़कियां थी जो मैरिड थी और वो अपने एक लड़की तो अपने 5 मंथ्स के बेटे को पाकिस्तान छोड़ के वो इस फेलोशिप प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए गई है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपके अंदर कितना पेशेंस है और पैशन भी है इस चीज़ का कि आप इस चीज़ को अवेल करो इस अपॉर्चुनिटी को और दूसरों के लिए भी एक एग्ज़ाम्पल बनो कि आपकी ठीक है आपकी अपनी फैमिली है लेकिन आप किस तरह से जो है वो आने वाली जनरेशन के लिए कैसे आप बन सकते हैं। बाकी ख़वातीन जो वहाँ पे मिली बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज़ थी हर किसी की। बेहतरी की अगर मैं बात करूँ तो जो इम्प्रूवमेंट फैक्टर मुझे लगता है कि अभी हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस आना लाजमी है और एक्सेप्टेंस जो है वो आपके घर या सोसाइटी से स्टार्ट होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि मेरे साथ एक पाकिस्तानी ही लड़की जो अपने 5 मंथ बेबी को घर पीछे छोड़ के ऑब्वियसली बीइंग मैरिड उसकी फैमिली ने उसको इतना सपोर्ट किया कि वो इस जर्नी को जो है वो फुलफिल कर सके। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने अपनी उस सोसाइटी को एक्सेप्टेबल बनाना है कि जो ख़वातीन स्टेम के अंदर काम कर रही हैं और जो करना चाहती हैं तो पीछे का जो माहौल है वो इतना एक्सेप्टेबल हो कि वो अपनी इस जर्नी को आगे कंटिन्यू कर सकें। एक ये चीज़ है। दूसरा ये है कि जो हम पाकिस्तान में ख़वातीन हैं जो एक्सपर्ट लेवल पे बैठी हैं उनको मेंटोरशिप एंड गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए टू द यंग जनरेशन एंड बहुत सारी ख़वातीन कर भी रही हैं क्योंकि आप जैसे मैं अगर अपने 10 साल की बात करूं तो मैनेजमेंट और लीडरशिप रोल में ख़वातीन बहुत कम दिखी हैं और मेरे साथ तो पिछले 4-5 साल से ऐसे ही हो रहा है कि मैं जिस भी टीम के अंदर जाती हूँ काम करती हूँ मैं एक ही लड़की होती हूँ अपनी मैनेजमेंट में, ठीक है। तो बाकी जो हैं वो मर्द हजरात होते हैं। तो वो एक जो आप वर्क प्लेस की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर ख़वातीन के काम करने की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि एक जो वेमेन है वो दूसरी वेमेन के लिए सपोर्ट बने, गाइडेंस बने, मेंटोर बने, जिसकी वजह से आने वाली जो यंग जनरेशन है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो, उनको भी एक गाइडेंस मिले। वेरी ट्रू। थोड़ा सा बताएं मुझे जो टेक्नोलॉजी के थ्रू आपने समाज से महरूम अफराद के लिए काम भी किया, बिकॉज हमने बहुत साल पहले भी थोड़ी डिस्कशन इस पर रखी थी बट हम चाहते हैं कि आज हमारी ऑडियंस के लिए भी लाजमी क्या कर रही हैं, किस तरीके से आप इसको लेकर चल रही हैं। ठीक है, एक तो 2018 से ये जर्नी स्टार्ट हुई जब मैंने और मेरे भाई ने जो है वो इस चीज़ को एनालाइज़ किया कि किस तरह हम अपनी सोसाइटी को इंक्लूसिव बना सकते हैं डेफ कम्युनिटी के लिए, क्योंकि जो सबसे बेसिक नीड है ना वो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन बैरियर। अगर एक मेरे जैसे मेरी मामा और भाई दोनों डेफ हैं,
अगर किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो किसी नेक्स्ट पर्सन को अगर साइन लैंग्वेज नहीं आती तो वो कम्युनिकेशन गैप, ठीक है। तो इस बेसिक रिक्वायरमेंट को समझते हुए जो हमने सबसे बेसिक स्टेप लिया था वो ये था कि हम सोशल मीडिया को यूटिलाइज़ करते हुए कैसे इंक्लूसिव बना सकते हैं सोसाइटी को, क्योंकि आपको पता है कि अब डिजिटलाइजेशन का दौर है, अब एआई का दौर है, चीज़ें जो हैं वो आपके पास एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। तो लेकिन जो डेफ़ कम्युनिटी है वो सबसे मोस्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है जो पीछे रह जाती है। जैसे अगर मैं बाकी ब्लाइंडनेस या फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ की बात करूं तो वो लोग अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन डेफ़ लोग अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। तो ये मेरा और मेरे भाई का एक मोटिव था कि हम सोशल मीडिया की पावर को यूज़ करते हुए डेफ़ कम्युनिटी की आवाज़ कैसे बन सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में 10 मिलियन डेफ़ कम्युनिटी है, उन तक अवेयरनेस कैसे पहुंचा सकते हैं। वो 2018 से जब जर्नी स्टार्ट हुई, फिर 2020 में कोविड आया, तो हम जब कोविड में सब कुछ शट डाउन था तो हम घर में बैठ के जो है वो कोविड के ऊपर अवेयरनेस बेस्ड वीडियोस बनाना, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को अवेयरनेस देना, फिर डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैब करके भी मौका मिला डिफरेंट चीज़ों के ऊपर काम करने का। जैसे अब मैं पाकिस्तान की बात करूं तो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अब डेफ़ कम्युनिटी की एक्सेसिबिलिटी के लिए भी काम कर रही हैं, जहाँ पे हम उनके साथ कोलैब करते हैं। जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके थ्रू साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर बुक किया जाता है। पूरे पाकिस्तान में मैंने तकरीबन 1000 से ऊपर लोगों को साइन लैंग्वेज की क्लासेस दी, ट्रेनिंग्स दी। इसके अलावा जो है वो हम लोग अपना भी एक टीवी प्रोग्राम होस्ट करते रहे हैं प्राइवेट चैनल पे, जिसके कि हम टीवी के थ्रू भी मेन स्ट्रीम मीडिया को इंक्लूसिव और एक्सेसिबल बना सकें। और इसके अलावा जो है वो इंटरनेशनल कुछ कोलैबोरेशंस की हैं जहाँ पे हम डेफ़ कम्युनिटी के पास वो अवेयरनेस और वो नॉलेज ला सकें, बिकॉज़ वो उस तरह उन तक वो दुनिया की आवाज़ नहीं पहुँच रही। तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं इंक्लूसिव नहीं हमारी सोसाइटी, और इसको हमें एक्सेप्ट करने की बहुत ज़रूरत है। जब आप जाती हैं इन इनिशिएटिव्स के साथ और कोलैबोरेशंस के लिए जब आप जाती हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, कितना लोग सपोर्ट करते हैं ऐसे इनिशिएटिव्स को, कितना कोलैबोरेशन करना चाहते हैं? ठीक है, अब तो अगर मैं पहले 2018-19 की बात करूं तो उस टाइम हमने लोकली इस चीज़ को स्टार्ट किया था। तो वो जैसे ही हम पब्लिक में साइन लैंग्वेज में बात करते थे तो लोग हैरान होते थे कि अब जैसे बहुत सारे फैमिलीज़ जिनके घर में डेफ़ स्पेशली बच्चियां हैं, डॉटर्स हैं, तो उनके अंदर वो एक्सेप्टेंस लेवल उस टाइम नहीं होता था कि भाई वो अपने डेफ़ बच्चों के साथ पब्लिकली साइन लैंग्वेज में बात कर सकें। वो साइन लैंग्वेज को भी अच्छा नहीं समझते थे। उनको लगता था कि सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, हमारे बच्चे जो हैं वो डेफ़ हैं, हम इशारों में बात कर रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने इस चीज़ को, इन बैरियर्स को तोड़ा कि नहीं, ये वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ है, ठीक है। और अगर अल्लाह ताला ने एक कमी दी है तो इस सलाहियत को कैसे जो है वो किया जा सकता है। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सेप्टेंस क्रिएट स्टार्ट हुई तो ऑब्वियसली हमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलना स्टार्ट हुई। बिकॉज़ अगर मैं यूएस या बाकी कुछ डेवलप कंट्रीज़ की बात करूँ तो वो हमसे काफ़ी आगे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर बहुत काम हो रहा है और एक्सेप्टेंस है। और अब की बात करूँ पिछले 7 साल से अब की, तो अब एक्सेप्टेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। बल्कि हमारे इस टेक वुमेन फेलोशिप प्रोग्राम में हमारा एक इनोवेशन चैलेंज था जिसमें हमने हर कंट्री जो है ना वो अपना आइडिया रिप्रेजेंट करी थी। तो हमने अपने आइडिया को ऐसे इंक्लूसिव बनाया कि वहाँ पे जितने भी मेंटोर्स या जजेस बैठे हुए थे तो उनके सामने हमने अपना आइडिया साइन लैंग्वेज में मैंने प्रेजेंट किया कि मेरी टीम जो है जो आइडिया पिच कर रही है, तो हमने ये भी रिप्रेजेंटेशन की कि पाकिस्तान में साइन लैंग्वेज या डेफ़ कम्युनिटी के ऊपर कैसे काम हो रहा है, और उस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया गया। और इस चीज़ की एक्सेप्टेंस के ऊपर जो है वो भी अब काफ़ी चीज़ आ गई है कि अब तो एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। बिल्कुल ऐसी है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। अब फेलोशिप के बाद क्या सोचती हैं? बिकॉज़ ज़ाहिर है जब आप एक फेलोशिप के बाद वापस आते हैं एक नई एनर्जी भी होती है, नई कुछ सोच भी होती है, बहुत कुछ आपने और सीखा भी होता है, जैसा सभी ने भी जिक्र किया ना। और ख़वातीन जो मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं, आप सबसे इंस्पायर हो रहे होते हैं। सो व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान? नेक्स्ट प्लान जो है वो जो मैंने पहले बात की कि मेंटोरशिप वाली चीज़ जो है ना वो मुझे पाकिस्तान के अंदर बहुत कमी दिखती है कि एक फ़ीमेल बीइंग अ फ़ीमेल दूसरी फ़ीमेल को कितना
गाइड करे, करियर काउंसलिंग करे। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि नॉर्मल लोगों को, मेरे साथ बहुत सारी डेफ कम्युनिटी की ज़िंदगियां जुड़ी हैं, बहुत सारे डेफ लोग, स्पेशली डेफ लड़कियों की ज़िंदगियां मेरे साथ जुड़ी हैं, जहाँ पे वो चाहते हैं कि जो मेरे पास नॉलेज है, और मैं ख़ुद भी चाहती हूँ कि मैं उस चीज़ को सारा जो है वो साइन लैंग्वेज के थ्रू ट्रांसफ़र करूँ। स्पेशली ख़वातीन को बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि डेफ ख़वातीन फेस करती हैं, और वो उस चीज़ के ऊपर ओपनली बात नहीं कर सकती जितनी एक नॉर्मल, आपको पता है नॉर्मल अभी भी स्टिल हमारे अंदर वो वाली एक्सेसिबिलिटी या एक्सेप्टेंस लेवल नहीं आया। तो वो जो डेफ कम्युनिटी है जहाँ पे, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा जो फोकस रहेगा वो इंशाल्लाह वो उन गाइडेंस, मेंटोरशिप एंड स्पेशली डेफ कम्युनिटी उनके लिए, ताकि उनके लिए सहूलत हो सके, वो बोल सकें, यानी अपने बात एक्सप्रेस कर सकें समहाउ। ये बहुत ज़रूरी है। मेमुना, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इट्स ग्रेट हैविंग यू। जिस तरीके से माशाल्लाह आप काम करें कई सालों से, हमने देखा आप माशाल्लाह काम करते हुए, जिस तरह से एक्नॉलेजमेंट आपकी है, फेलोशिप तक पहुंचना, फिर ये तो एक स्टेप होता है, आप इसी तरह आगे बढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह हम भी बढ़ रहे हैं आगे, इससे पहले कि आपसे इजाज़त, हमने आज आपसे आगाज़ में बात की थी कुछ मैसेजेस से मुताल्लिक़, तो कोई मैसेज शेयर कर लेते हैं। मिरहा का मैसेज है जड़ांवाला से, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। मुबारकबाद राइजिंग पाकिस्तान, जिसको 1 साल हो गया। इस 1 साल सफ़र में एक ऐसी ट्रेन पर सवार रहे कि जहां आप दोनों के ज़रिए हम उन चेहरों से मिले जिनसे मिलना हमारी ख्वाहिश थी। सबा फैसल, हिरा सुमरो, कैंडोल, मिकाइल जुल्फ़िकार, असद मलिक, दुआ, ज़ैनब, अरशद भाई, इन सब से मिले, बहुत अच्छा लगा। सबीन आपी, आपकी एक बात, उनकी ये आदत बहुत पसंद है कि मेकअप बहुत कम लगाती हैं। थैंक यू। और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर बगैर मेकअप के भी अपलोड कर देती हैं, जो कि आजकल लोग नहीं करते फिल्टर्स की दुनिया में। लेकिन हाँ, मैं ये आपको ऐड कर दूं कि सबीन मुझसे कम से कम 25 तस्वीरें बनवाती है, फिर एक लगाती है, तो आप आगे खुद समझदार हैं। लेकिन ये तो सिर्फ यहाँ की बात है, बट ओवरऑल भी हमेशा इस चीज़ को मैं प्रमोट करती हूँ कि थोड़ा सा हमें फिल्टर्स की दुनिया से वाकई बाहर आने की ज़रूरत है, और हर वक्त आपको परफेक्ट अपना चेहरा नहीं दिखाना। अगर मुझ पे एक्नी होती है तो मैं वो भी दिखाती हूँ, मैं बताती भी हूँ। अगर रिंकल्स होते हैं, फ्रेकल्स होते हैं, तो मैं वो भी दिखाती हूँ। तो आई थिंक नहीं होते हैं शोएब, ऐसा किसी की स्किन परफेक्ट नहीं होती, तो आई थिंक हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। एब्सोल्युटली। जावेद हैं खारियां से, लिखते हैं राइजिंग पाकिस्तान की किरणें हर सू फैलती हैं, ये प्रोग्राम सबका पसंदीदा प्रोग्राम है। एक छोटी सी दरखास्त है इस प्रोग्राम में, शोएब भाई आप किसी दिन अपने छोटे बेटे को भी अपने साथ लेकर आए, उनके साथ भी सेगमेंट ना हुआ, फिर वो इनके डिट्टो कॉपी है, फिर सेगमेंट ना, वैसे आए हुए हैं हमारे शो में, रमजान में आए हुए हैं, लेकिन वो इतने बच्चों के बीच में बच्चे का तो उससे बात नहीं हो सकी ना। सोचते हैं, वैसे मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ उसको स्क्रीन से। अहमद हैं फैसलाबाद से, लिखते हैं राइजिंग पाकिस्तान को 1 साल हो गया है। पहले तो इस जुमले ने हमें हैरान किया कि वक्त कितनी तेज़ी से गुजर रहा है। कल की बात लगती है कि स्क्रीन पर राइजिंग पाकिस्तान का नया प्रोमो देखने को मिला, और आज 1 साल हो गया। अल्लाह इस शो को इसी तरह कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। लास्ट मैसेज जो मेरे पास है वो शानजा कमरी से, राइजिंग पाकिस्तान का 1 साल सफ़र शोएब भाई, सबीन आपी, आप दोनों के साथ बहुत अच्छा रहा। सबीन आपी, आप तो पहले भी इस प्रोग्राम का हिस्सा रही हैं, सबीन तो वैसे ही बहुत पुरानी है, तो आपके साथ तो हम यूज्ड टू थे। शोएब भाई की खास बात ये है, मैं चाहता हूँ यहाँ से आगे आप पढ़ें प्लीज, सबीन यहाँ से आगे आप पढ़ें प्लीज, जरूर दें। अच्छा जी, कहते हैं कि शोएब भाई की खास बात ये है कि बहुत ईजी गोइंग है। हाय हाय, हमसे पूछें, ऐसा मुझे और मेरी फैमिली को लगता है, आपको ही लगता है? इन्हें देखकर इन्हें बहुत लगा है। इन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि हमारे लिए नए हैं, बहुत अच्छा शो वो लेकर चल रहे हैं। अच्छा, जोक्स असाइड, बट वाकई शोएब वाकई बहुत ज़्यादा जो है वो इजी गोइंग है, बहुत जल्दी जो है वो घुल मिल जाते हैं किसी भी माहौल में, और सबसे अच्छी बात यह है कि वाकई एक अपनायत फील होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। और इसी वजह से देखें 1 साल में ऐसा लगता है कि वैसे अपनी उम्र के हिसाब से बड़े मतलब पक्के भी हैं। चलें जी, मेरे पास आप 1-2 मैसेजेस हैं क्विकली, वो भी शेयर कर देते हैं। राबिया ने हमें सगर से मैसेज किया, वो कहती है कि आदाब, आप दोनों कैसे हैं? जी हम बिल्कुल ठीक हैं। हमने राइजिंग पाकिस्तान के हर रंग को देखा है। क्या ही सेट की बात करें मेहमानों की, आपने पिछले साल उन तमाम मेहमानों को बुलाया जो आजकल सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और आजकल ट्रेंड्स के मुताबिक प्रोग्राम को आप लोग लेकर चल रहे होते हैं। और हमारी कोशिश यही होती है कि हमने हर तरीके से ट्रेंड्स को फॉलो करना है। लास्ट मैसेज सुफियान का हैदराबाद से, वो कहते हैं जी राइजिंग पाकिस्तान को 1 सालगिरह मुबारक हो। इस शो की जो बात है, उन्हें जो पसंद लगती है वो ये है कि हर एज ग्रुप को बात जो है वो हिट करती है, वो सबके लिए होती है, और बाकी जो है वो हमारी बहुत सारी तरफें। बट थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका इस शो को पसंद करने के लिए। और आज जो है वो हम आप लोगों से मजीद कहेंगे कि प्लीज़ आइडियाज़ हमसे शेयर करें। कल हम प्रोग्राम में वो आइडियाज़ शामिल करेंगे जिन लोगों को आप देखना चाहते हैं, जिन टॉपिक्स पर आप बात करना चाहते हैं। एब्सोल्युटली, आपसे लेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।